हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी का परिषद वर्ष 2011 का पीवाईक्यू सोल्व पेपर। यूपी टीजीटी का एग्जाम आपको 3 जून को है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार पेपर जरूर देखें। 2011 का, इससे पहले 2021, 16, 13 का मैं वीडियो डाल चुकी, तो एक बार उन्हें भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। इसके अतिरिक्त 252 वैष्णव की वार्ता भी इन्हीं की रचना है। नाभादास ने अष्टयाम, वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य और नंददास ने सुदामाचरित की रचना की। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो राइट आंसर होगा सरहप्पा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से। आदिकाल कवि सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से। सरहप्पा को राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनीक, नरपति नाल आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिव सूरी, जिंदत सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। तो जैन कवि से संबंधित जो हमें याद रखना है, और नाथ साहित्य से और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं आती। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का नाम दिया। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल तथा राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल के नाम से आदिकाल को अभिहित किया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है? तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। अमीर खुसरो ने मुकरिया, पहेलिया, खाली कबारी, दो सुखने गजल की रचना की है। जगनीक ने परमाल रासो आलाखंड की रचना की। नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की। कुमान रासो के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है दलपत विजय। कुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। जगनीक ने परमाल रासो आलाखंड और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका पदावली की रचना की। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो राइट आंसर होगा साहित्य लहरी, ऑप्शन बी। सूरदास की जो कृति है वो साहित्य लहरी है। सूरदास वात्सल्य रस सम्राट के रूप में विख्यात हैं। सूरसागर और सूर सारावली इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कवितावली और गीतावली गोस्वामी तुलसीदास के काव्य ग्रंथ। गंगा लहरी पद्मावकर का काव्य ग्रंथ है। तुलसी की कौन सी रचना नहीं है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तो साकेत नहीं है। साकेत किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। मैथिलीशरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाथ वध आदि हैं। रामचरित्र मानस, कवितावली और गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राइट आंसर है संत काव्य। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी और राम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास तथा कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व सूरदास जी करते हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। शेष 3 कवि नानक, कबीरदास तथा रैदास संत काव्यधारा के कवि। इनमें सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है नाभादास। नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है, ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना है अष्टयाम। इनकी अन्य कृति भक्तमाल है। शेष कवि मुल्लादाऊद जायसी तथा कुतुब प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा।
रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति रही। वात्सल्य रस की प्रधानता, कृष्ण भक्ति काव्य की धारा, आश्रयदाता की प्रशंसा, आदिकालीन और रीतिकालीन साहित्य की प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन और कुतुबन ने मृगावती तथा मंजन ने मधुमालती की रचना की। अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है नाभादास। अष्टयाम की रचयिता नाभादास है। इनकी कृति भक्तमाल है। सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की। गोकुलनाथ ने 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की। वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य की रचना की। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो राइट आंसर है अवधी भाषा। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत मसनवी शैली और कड़वक छंद में लिखा गया है। तो इसकी कौन सी शैली में लिखा गया ये भी याद रखना है, कड़वक छंद में। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा कृष्ण काव्यधारा से। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित। इन्हें जड़िया कवि भी कहा गया। इसे नंददास को। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि सूरदास, कुमनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास आदि माने जाते हैं। सूफी काव्यधारा में जायसी, कुतुबन, मंजन, असाइद, नूर मोहम्मद आदि कवि आते हैं। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास आते हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई कृति है। इस ग्रंथ के रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी तीनों रास पंचाधाई नंददास की रचना है। किसकी रचना है? नंददास की। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास है, कृष्णदास है, रसखान है, तुलसीदास नहीं। तुलसीदास जी हैं राम भक्त कवि। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो राइट आंसर है दास्य भाव से तुलसीदास जी ने भक्ति की थी और वात्सल्य सूरदास की भक्ति का स्वरूप रहा। प्रेम और स्नेह। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी नंददास की रचना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली आदि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकाव्य अवधि भाषा में लिखा गया। प्रिय प्रवास, साकेत महाकाव्य दोनों खड़ी बोली में और रामचंद्रिका ब्रज भाषा काव्य में लिखा गए ग्रंथ। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है केशव दास। केशव दास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और नक्शे। जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो राइट आंसर है उद्धव शतक। यह एक प्रबंध काव्य है। कौन सी? रत्नाकर की उद्धव शतक। इनकी अन्य रचना है गंगावतरण, हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, विराष्टक आदि। ब्रह्मगीत सूरदास, गीतावली तुलसीदास। भ्रमरगीत किसका है? सूरदास का। गीतावली किसकी है? तुलसीदास द्वारा रचित है और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा भूषण। भूषण रचयिता हिंदी रीतिकालीन कवि भूषण 1613 से 1715 ईस्वी में इनके मृत्यु। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार है। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, घनानंद। भूषण की कौन कौन सी रचनाएं हैं? छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्नि कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, हित, प्रबंध, ईशलकता। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित है। पद्माकर रीतिकालीन कवि। इनकी रचनाओं में
हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा 1958 में, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला। दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या है? तो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि ब्रज दोनों भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा की काव्य भाषा थी। रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी? तो राइट आंसर होगा भूषण। भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने रीति काल में वीर रस नाम की कविताएं लिखी। पद्माकर, बिहारी, घनानंद ने श्रृंगार रस में कविताएं लिखी। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा का। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं। अवधि भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी ये खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य यानी कि खड़ी बोली भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। कौन कौन से? साकेत, प्रिय प्रवास और कामायनी। साकेत मैथिली संघ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रिय प्रवास हरिओध जी का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में शाब्दिक है? तो ये घनानंद की कविताओं में शाब्दिक मिलेगा। 30 का सी। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविताओं में शाब्दिक हुआ। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि तथा वियोग वेली, इश्कलता, सुजान सागर, सुजानित, प्रबंध, कृपाकंद आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो राइट आंसर है केशव दास। केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति पद कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। इनका अन्य नाम उदयभान चरित है। किसका? रानी केतकी का जो अन्य नाम है वो उदयभान चरित है। लल्लू लाल की प्रेम सागर रचना है। सदा सुखलाल की सुख सागर और सदल मिर्च की नासिकेतो पाख्यान रचना। इनमें से सदल मिर्च की रचना कौन सी है? तो नासिकेतो पाख्यान। इसके रचनाकाल 1903 में का समय काल। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की प्रसिद्ध रचना है। स्वामी दयानंद ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई आर्य समाज की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं है। यह 1877 ईस्वी में नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया। ये रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इनके अन्य नाटक तप्ता समरन एवं संयोगता स्वयंवर भी है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881 एवं प्रेम जोगनी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो राइट आंसर है आनंद कांडम। हिंदी समालोचना का सूत्रपात बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की पत्रिका आनंद कानमनी से माना जाता है। आनंद कानमनी 1881 में प्रेमचंद प्रेमघन जी ने संयोगता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की समीक्षा प्रस्तुत की। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में तथा हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन हरिश्चंद्र करते थे। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी संपादित करते थे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? तो राइट आंसर है बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है जो बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रथम कहानी दुलाई वाली है जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है, जो सरस्वती पत्रिका में 1907 प्रकाशित हुई। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो राइट आंसर है पद्मावती। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया। जबकि वेद की हिंसा हिंसा ने भवती विशस्य विषमोदकम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य नाटक भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी आदि हैं।
इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, उन्हें इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इनके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे तथा 1903 ईस्वी में इनके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी में संपादक थे बालकृष्ण भट्ट ने किया। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो राइट आंसर बताना है। महादेवी वर्मा का निहार मैथिली गुप्त की कहानी, यही क्या है? गलत है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, और इसमें 15 सर्ग है। प्रकाशन है 1935। पंथ का तोड़ती पत्थर निराला का साकेत। तो सही जोड़ा इसमें बताना है। सही जोड़ा किसका है? महादेवी वर्मा का, ऑप्शन ए। यहाँ पे दिए गए मैथिली गुप्त की ने साकेत लिखी, पंथ की चिदम्बरा है, निराला की है तोड़ती पत्थर, प्रसाद की है कामायनी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो राइट आंसर है नगेंद्र। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 के ईस्वी को माना जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावाद के संबंध में अन्य साहित्यकारों का नंबर। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहाँ जिसका संबंध काव्य वस्तु से है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा शब्द का प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता के साथ सहानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषता है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो राइट आंसर है जायसी नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी छायावादी कवि नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमश्री शाखा के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में इसमें गीतों की मधुर वेदना की मां अभिव्यक्ति अधिक है। इसकी में छाया महादेवी वर्मा में नीर भरी दुख की बदली, इसी आधार पर इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई। अन्य छायावादी कवियों को जिन विशेषताओं से अभिहित किया गया वे इस प्रकार है। प्रसाद को सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा गया है। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि, निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, ऑप्शन 1 वर्ग चेतना का प्रधान, जबकि प्रयोगवाद व्यक्ति यथार्थ प्रधान है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो राइट आंसर है युगधारा। युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की नहीं बल्कि नागार्जुन की काव्य रचना है। नागार्जुन की अन्य काव्य रचना है सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरीन मुस्कान, बादल को गिरते देखा आदि। शेष सभी युग की गंगा 1947 और नींद के बादल 1947, आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है। यानी जो युग की धारा, धारा किसकी है? नागार्जुन की, और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की। इन दोनों रचनाओं में क्या है? कंफ्यूजन होता है, तो इन्हें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह नहीं। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं। अगेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवि शामिल है। नंबर 1 अगेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा तार सप्तक है 1951 के कवि। आगे ने कौन से वाद के कवि हैं? तो राइट आंसर है प्रयोगवाद। आगे प्रयोगवादी कवि है। प्रयोगवादी कवियों में तार सप्तक के सभी कवि आते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में
संकलित कवियों के नाम इस तरह: अगेर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माछवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। निहार की रचना किसने की? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा की। निहार 1930 महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। नीरजा रश्मि है 1932, नीरजा 1935, सांध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 आदि। यामा 1940 इनका काव्य संग्रह, जिसे 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की रचनाओं का जो ट्रिक है याद करने की, तो इसे हम कैसे करेंगे? निर्णी का साया, निर्णी का साया, न से निहार, नी से निहार, रे से रश्मि क्रम से है, और नी से नीरजा। फिर साया, सा से सांध्या गीत, और या से यामा 1940। साया, सादिया, सादिया भी हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। साद या, सा से साया, द से दीपशिखा और या से यामा। निम्न जोड़ा कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास हरिऔध की है। पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। 17 सर्ग है इसमें प्रिय प्रवास में, और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक का इसमें वर्णन किया गया। सांध्या गीत महादेवी वर्मा का है। आंसू जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिलीशरण गुप्त। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का प्रमुख तथ्य क्या है? तो नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य की पूर्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 का, नए राहों का अन्वेषण था। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण रहा है। ये गुलाबी की बन्नों नहीं है, गुल की बन्नों की जगह गुलाबी बन्नों छप गया। गुल की बन्नों कहानी के रचनाकार धर्मवीर भारती है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का की पात्र है? दुस्वामिनी और विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त की है। विशाख दुस्वामिनी के जो पात्र दुस्वामिनी है और सुवासिनी है और कार्नेलिया है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक। इसके अन्य पात्र इस तरह है: सेरन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सक्टार, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। तो ये किसके? चंद्रगुप्त के नाटकों में कौन है? कार्नेलिया है, कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है, सुवासिनी है। यह नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया। अशोक के फूल के निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल जो प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में, और यह एक ललित निबंध है। इनके अन्य निबंध है कुटज, आलोक पर्व, विचार और वितक, विचार पर्वा, कल्पता, मध्यकालीन धर्म साधना और साहित्य सैचक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो राइट आंसर है ऐतिहासिक। प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उनकी अपूर्ण कृति है जो 1936 ईस्वी में लिखी गई। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो राइट आंसर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो यह है अगे की, और इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1940 और दूसरा 1941। गोदान, सेवा सदन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो अर्धकथानक। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? इसके लेखक है बनारसीदास जैन, जो कि ब्रज भाषा पद में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है जिसके रचयिता अमृत राय है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा साहित्य है जिसके रचयिता निर्मल वर्मा।
बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। इसके रचय हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्ध कथानक किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है आत्मकथा। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित 1641 ईस्वी में प्रकाश। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो राइट आंसर है प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग में। हिंदी में रिपोर्ताज का प्रथम प्रारंभ प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग से बाद माना जाता है, क्योंकि हिंदी में रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। रूपाब नामक पत्रिका में दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना गया। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत है लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। रूस के 46 दिन यशपाल जैन की यात्रा वृत्तांत है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन है? तो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों। अमिट रेखा के संस्मरण कौन है? तो राइट आंसर है सत्यवती मलिक। अमिट रेखा के संस्मरण रेखा चित्रकार सत्यवती मलिक है। यह 1951 ईस्वी में लिखा गया था। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में लिखा। देवेंद्र सत्यार्थी ने रेखाएं बोल उठी 1949 में, और शिव पूजन साय ने वे दिन वे लोग 1946 में लिखा। ये सभी क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास बिरला ने 1940 ईस्वी में, अकाल पुरुष गांधी जैनेन द्वारा 1968 में लिखा गया। अनुभव के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर होगा 4। अनुभव के कितने भेद है? 4। आलंबर और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को भार प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के 4 भेद निम्नलिखित है: कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो राइट आंसर है नाट्य शास्त्र में, ऑप्शन बी। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्य शास्त्र में किया। इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते भरत मुनि ने लिखा, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि है? तो राइट आंसर है वीर रस की। वीरों का कैसा बंधन पंक्ति में वीर रस का सृष्टि हुई है। वीर रस की जगह वीरदास लिखा है। वीर रस का स्थायी व उत्साह, जिसका उदाहरण है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं वहीं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये करुण रस से संबंधित है। सरोज स्मृति की ये पंक्तियां हैं और निराला जी ने लिखी है। किसी प्रिय कविता का वस्तु का चिरकाल के लिए वियोग और मृत्यु हो जाता है तो शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाकर रस रूप में परिणित हो तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे प्रिय पति व प्रेम मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, एक मुख जिसका मैं आज लो जी सकूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये किसकी इसमें कौन सा रस है? शांत रस। मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। इस पंक्ति में शांत रस है। इसका स्थायी भाव सम निर्वेद वैराग्य है। इसे नौवे रस के रूप में मान्यता मिली। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभव है। इनका अन्य प्रचलित उदाहरण इस प्रकार है: मनरे तन कागज का पुतला, लागी बूंदी बिंसी छाए इनमें, गर्भ करे क्या इतना, मेरी भव बाधा राधा बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है भक्ति रस। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो राइट आंसर होगा
चौपाई, दोहा, रोला सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण काव्य में लय तत्वता आती है, छंद कहलाती है। छंद मुख्य दो प्रकार के, वार्णिक और मात्रिक। मात्रिक इन्हें कहते हैं जिन छंदों में मात्रा का प्रयोग हो, और वर्णिक जिनमें वर्ण का प्रयोग हो। मात्रिक छंद मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, जिसमें सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसमात्रिक। दोहा, कुल 4 चरण। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। रोला, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु की योजना। चौथा दोहा का उल्टा होता है। चौपाई, सममात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। कुंडलिया, 2 दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलिया बनती है। कुंडलिया की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी से उसका समापन भी होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है चौपाई। इस चौपाई छंद में चौपाई छंद है। यह चौपाई एक सममात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। सवैया एक वर्णिक छंद है। सवैया कैसा छंद है? वर्णिक। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति को छंद सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहते हैं। सवैया का उदाहरण रसखान के काव्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवार। छंद सात के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। छंद सात पिंगल द्वारा रचित यह छंद का मूल ग्रंथ है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। छंद शास्त्र में छंदों की रचना, पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया गया है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्म शास्त्र है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हुए को तू। में कौन सा छंद है? तो इसमें होगा दोहा। पंक्ति में दोहा छंद है। यह मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण है। प्रथम और तृतीय में 13, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्रा है। इनके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। वर्वे एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। वर्वे का उदाहरण है, चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाए, जानी परेशिया हीरे जब कुमलाए। सोर सोर तुलसी राशि, उड़गन केशवदास, कवि खदोत सम तय करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस प्रकार का अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक। जहां पर 2 शब्द एक से हो वहां पर क्या हो गए? 2 शब्द एक से हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है, तो यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार। यहाँ सूर शब्द 2 बार आया, जिसका एक अर्थ सूर्य और दूसरा अर्थ सूरदास से लिया गया है। यहाँ यमक अलंकार होगा। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय को उपमान की कल्पना की जाती है। विरोध न होते हुए भी इसका आभास होना विरोधाभास है। चरण कमल बंधो और राय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंधो और राय में रूपक अलंकार है। यहाँ चरण उपमेय को कमल और उपमान मान लिया गया है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं किया गया। यह रूपक अलंकार होगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है उपमा अलंकार। यह नायक नील परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंगों की तुलना नीले बादल के बीच कांतिमय बिजली से करता है। दोनों के बीच समानता या तुलना करने के लिए जो वाचक शब्द आया, जब उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जब इनका भेद रहित आरोपण हो तो रूपक अलंकार, और श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार। नील गाय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारी। कर्मधारी समास वहां था जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष है, यानी कि जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण का हो और बाद का संज्ञा हो, तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण है चरण कमल नयन, चंद्रमुख नीलकंठ, महादेव महापुरुष। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें होगा द्विगु समास।
क्योंकि पहला पद क्या है, इसमें संख्यावाची है, और दूसरा जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां पर द्विगु समास कहलाता है। जिसमें समूह या समार का बोध हो, जैसे सप्त, सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौरा आदि। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो राइट आंसर है कर्मधारय। कर्मधारय समास के पूर्व और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध। अन्य उदाहरण नील गगन है, कमल नयन और चंद्रमुख। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति। इसमें अविभाज्य समास है। अविभाज्य समास में प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इनके उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपागम आदि। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है, तो राइट आंसर है मगही। बिहार की राजधानी पटना मगही बोली क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में भी मगही बोली जाती है, जबकि मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर में बोली जाती है। भोजपुरी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, साहबाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। अंगिका बिहारी हिंदी की गौण बोली है। वह झारखंड के उत्तर पूर्वी जिलों और बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अगुरिया आदि जिलों में बोली जाती है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो राइट आंसर है प्रेम सागर। ऑप्शन ए। कवि गंगचंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी की खड़ी बोली की पहली रचना मानी गई। दिए गए विकल्प में के अनुसार लल्लूलाल द्वारा रचित प्रेम सागर को खड़ी बोली की पहली रचना माना गया। प्रेम सागर की लल्लूलाल 1810, नाचिकेतोपाख्यान सदलमिस 1803, ढोला मारुरा रुआ कुशल लाभ की 11वीं शताब्दी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, बंदेली और ब्रजभाषा आती है बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, जो ऑप्शन बी। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी की 3 बोली, राजस्थानी की 4 और पहाड़ी हिंदी की 3, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां प्रचलित है। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। बुंदेली की उपबोली बनाफरी, पावरी आदि आती है। छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां खलटाई और लरिया, जबकि बघेली की उपबोली है रिवाई और निबट्टा। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो राइट आंसर है ब्राचड़ से। ऑप्शन बी। सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश पंजाबी लहदा से संबंधित है। मगही बिहारी भाषा की बोली है, जिसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है। सोरसैनी का संबंध पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी गुजराती से। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो राइट आंसर है भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कुल 18 भाषा परिवार माने जाते हैं। भारोपीय परिवार में भारत, ईरानी, आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी, इटालिक, संस्कृत, जर्मनी, केल्टिक, तोखारी आदि। कोरवी भाषा का उदय किस युग से हुआ, तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी से। कोरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ। कोरवी भाषा को खड़ी बोली भी कहा जाता है। राजस्थानी से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी का उदय। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का उदय। बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियों का उदय हुआ। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, तो राइट आंसर है जूता। क्षेत्रीयता में प्रयोग के आधार पर हिंदी में प्रचलित है खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़ आदि अन्य प्रचलित देशज शब्द है। हैजा, कीमत अरबी भाषा के शब्द हैं। देहात में फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर होगा अड़ है। अड़ मूर्धन्य ध्वनि नहीं, ये द्विगुण व्यंजन है। अड़ दो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। री और टे वर्ग रे और से मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा एक अलप्राण ध्वनि है, तो राइट आंसर होगा कै।
उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर ध्वनियां दो प्रकार के अल्पप्राण उच्चारण में कम वायु प्रयुक्त होती है और महाप्राण ध्वनि में अधिक। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण अल्पप्राण है। महाप्राण जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु प्रयुक्त होती है वे ध्वनियां महाप्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह मात्रात्मक लिपि है। व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। ब्राह्मी से उत्पन्न कुछ लिपियां इस प्रकार है: देवनागरी, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि, गुजराती, गुरुमुखी, तमिल, मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि और तेलुगु लिपि भी है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 11। यहाँ पे दिए गए हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो राइट आंसर होगा अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि वे लिपियां जिनमें व्यंजन पूर्ण वर्ण और स्वर वर्ण आकारागत रूप में संयुक्त हो जाते हैं अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि इसका उदाहरण है, जबकि वर्णात्मक लिपि में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण आकारागत रूप में प्रयुक्त नहीं होते, वरन ध्वनिगत रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। रोमन लिपि इसका उदाहरण है। देवनागरी लिपि में के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो राइट आंसर ए और सी। दाएं से बाएं लिखी जाती है और यह वर्णात्मक है। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण। देवनागरी लिपि न तो दाएं से बाएं लिखी जाती है और न ही ये वर्णात्मक है, अतः दोनों ही विकल्प देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है योग रूढ़। दशानन योग रूढ़ है। एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य का कौन सा कारक है? तो राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। करण कारक से के द्वारा साधन के लिए संबंध कारक का, की, के, रारी, रे संबंध प्रकट करने के लिए तथा अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। साधु आ रहे हैं में वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो बहुवचन होगा, राइट आंसर होगा। वर्तने साधु आ रहे हैं में साधु बहुवचन में है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अभ्यास। विद्या धन अभ्यास, ऑप्शन सी। यह दीर्घ संधि है। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है, जैसे विद्या धन आल्य वाल्य रवि रवीश वधु उत्सव, वधु धन उत्सव। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मरकट नहीं है। यह बंदर का पर्यायवाची है। अब्र, जीमूत और वारिद बादल के पर्यायवाची शब्द है। बंदर के अन्य पर्यायवाची कपि, सखा, मृग, वनर और हरि केश आदि है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा प्राचीन, ऑप्शन बी। नवीन का अर्वाचीन का प्राय, इसका विलोम भी प्राचीन। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो राइट आंसर होगा बनावट। छाती के बल चलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, ऑप्शन ए। छाती के बल चलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द उरग होता है। विकल्प पत्नी त्रुटिपूर्ण है। भुजंग का अर्थ सांप है, कुरंग का अर्थ हिरण और तुरंग का घोड़ा है। उरंग सांप का पर्यायवाची है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आल्य, ऑप्शन ए। दीर्घ संधि है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि, जिसमें एक मात्रा हो। सचित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सचित्र संधि। सचित्र शब्द में सचित्र संधि है। स या तय वर्ग के आगे पीछे स और च वर्ग आए
तो स के स्थान पर स और तय के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस चिनोती सच्चरित्र आदि इसके उदाहरण हैं। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा गृहम धन गच्छति, ऑप्शन ए। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन ए। छठी का दूध याद आना, बुरा हाल होना। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर है हरड़, ऑप्शन बी। अनाजों के नाम पुल्लिंग किंतु ज्वार अरहर मकई मूंग आदि इसके अपवाद है, तो ये स्त्रीलिंग के शब्द में आते हैं। रामेन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर होगा तृतीय। वर्तमान व्यक्ति में राम का रूप राम रामो रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम रामव रामान, तृतीय विभक्ति में रामेन रामाभ्याम रामे एवं पंचमी विभक्ति में रामात रामाभ्याम रामेभ्यः होगा। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा कालिदास। कालिदास के अन्य नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोम वर्ष्यम, भवभूति का उत्तरामचरितम। भास के कुल 13 नाटक है। भास के कुल कितने? 13। 12वीं नाटककार नहीं है। इनका एकमात्र रचना क्रातुर्जुनियम है जो कि एक महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो राइट आंसर होगा प्रतिमा नाटकम। प्रतिकम नाटकम जो रचना है वो कालिदास की नहीं है, यह भास के 13 नाटकों में से एक है। शेष अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम कालिदास के नाटक है। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए? तो राइट आंसर है मालती माधव भवभूति द्वारा रचित नाटक है। इसके अन्य नाटक उत्तरामचरितम, महावीर चरितम भी है। श्रीहर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष ने नाटकों की रचना नहीं की। इसमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो राइट आंसर है किरातार्जुन। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है जिसके 10 राजकुमारों के चरित्र का इसमें वर्णन है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? तो माघ है, ऑप्शन ए। शिशुपाल के लेखक माघ है, यह महाकाव्य है। इसकी गणना वृत्तहि में होती है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभव है। हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रचलित है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनाथ। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो राइट आंसर है 10 कुमार चरित्र। शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित। हर्षचरितम प्रशस्ति काव्य जो बाणभट्ट द्वारा लिखित है। नैषधीय चरित्र रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हर्ष, श्री हर्ष, ऑप्शन ए। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम एक गद्य रचना है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति। सरिते शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। विकल्प है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। प्रथमा विभक्ति सरित, द्वितीय में सरितम, तृतीय में सरिता और चतुर्थी में सरिते। द्विवचन में सरितो सरितो दोनों एक जैसे, सरिताभ्याम सरिताभ्याम। बहुवचन में सरिता सरिता दोनों एक जैसे और सरितभ्य और सरितभ्य ये भी दोनों एक जैसे। चतुर्थ जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो इसमें होगा एक वचन, ऑप्शन ए। जगत शब्द का पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। तिठस्ती धातु रूप में कौन सा लकार है? तो राइट आंसर होगा लट लकार। तिठस्ती धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसकी मूल धातु स्था है जिसका अर्थ यह परम इसमें पद का रूप है। अपिपद धातु रूप में कौन सा लकार है?
तो इसमें होगा लंग लकार, ऑप्शन ए। भूतकाल से संबंधित है, अपिबत होता है। लंग लकार धातु रूपों की शुरुआत ऐसे होती है। पर्चाभ्य स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। पर्जाभ्य स्वास्थ्य शब्द में संप्रदान कारक नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वंशंग योगात सूत्र से यह स्पष्ट है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वस्त इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सहयुक्त प्रदान में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर होगा करण कारक। सह साकम साधम सम अर्थात 7 अर्थ वाले शब्दों के योग में करण कारक का प्रयोग होता है। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद है राम घर को जाता है, राम घर जाता है, ऑप्शन ए। तो ये हो गए 125 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।